इत्ती उसकी बात सुनकर हैरानी से चिल्लाते हुए बोली, मतलब आप अपनी तारीफ कर रही थे, मुझे लगा आपने मेरे लिए कहा। That's your fault, चेरी। इत्ती इस बात से भी हैरान थी कि आहार्य ने पहली बार किसी के लिए इस टाइप के वर्ड्स का यूज किया, वरना उसका ये अंदाज नहीं था। यानी उसे जलन हो रही थी, ये सोचते ही वो हंसने लगी। क्या हुआ? आप जेलस हैं? उसने आहार्य के गाल खींच। हाँ हूँ। आपने इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो कभी न करती। बिल्कुल वैसे ही न जैसे तुम अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करती। कार चलाइए, ठीक है? वो चिढ़ते हुए बोली। एक बड़े से पहाड़ के एकदम ऊपरी हिस्से पर दो कार एक दूसरे के सामने खड़ी थी। मौनी अपनी कार से लीन होकर अपने हाथ बांधे खड़ी कहीं दूर देख रही थी। ऋतिक उसके सामने खड़ा उसे उम्मीद से देख रहा था। अब तो मैंने आपको सब बता दिया ना? प्लीज कुछ बोलिए। ट्रस्ट मी, मैं तो बस बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं उस लड़की है। उसने एक बार फिर परेशानी से कहा। मौनी ने उसकी ओर चेहरा किया, उसकी आंखें लाल थी। ओक्का, आप बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। वो वहां से जाने लगी तो ऋतिक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज अब ये सब सॉल्व करते हैं ना? मैंने तो अब अपने दिल की बात भी कह दी। सुना मैंने दैट यू लव मी। सर झुकाकर वो सुबकने लगी। मौनी जी। बट उससे क्या? कुछ हो जाएगा। आपने कहा यू लव मी हमेशा से एंड आई ऑल्सो लव यू हमेशा से। तो अब क्या कोई फ्यूचर तो है नहीं? आपको बस अपने बॉस के लिए अपनी लॉयल्टी निभानी है। एट द एंड मैं ही हर्ट होती हूँ। ऋतिक ने सर झुका लिया। मौनी उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मैंने इतने वक्त से सब्र किया, इतनी बार आपकी रिजेक्शन खुशी खुशी सही, जबकि ये मेरी पर्सनैलिटी थी नहीं। मैं बेशर्मों की तरह बार बार आपसे अपने दिल की बात कहती रही, दैट आई लव यू। आई लव यू। हमारा हल्का सा भी आई कांटेक्ट हो जाता था न, मैं पूरा दिन रात सोच सोच कर मुस्कुराती रहती थी। आपके रिजेक्शन को मैंने आपके बिना कहे समझा। जब मुझे गलतफहमी हुई थी कि आपका उस लड़की से बात करते हैं, आप दोनों के बीच में कुछ। उसने अपना हाथों से ढक लिया और तेज तेज रोने लगी। मैं दिखती नॉर्मल थी, बट मुझे सांस नहीं आती थी। मैं कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, बहुत लगता था। रात रात भर मैं व्हाट्सएप खोल कर बैठी रहती थी, सोचती आप उससे क्या अब भी बात कर रहे होंगे। कितनी बेसुकून रातें थी वो। ऋतिक सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। सच में आज उसकी बातें सुनने के बाद उसे अंदर तक एहसास हो रहा था, वो कहती नहीं थी लेकिन उसे भी बुरा लगता था। मौनी ने अपना रोना काबू किया, बट नाउ इट्स इनफ। आई एम डन। उसके कहते ही ऋतिक को लगा उसकी जिंदगी थम सी गई हो। अब मैं कभी आपके पीछे नहीं पड़ूंगी। इट्स नॉट ईजी, थोड़ी तकलीफ नहीं, बहुत तकलीफ होगी, बट अब नहीं, बस बहुत खुद को गिरा लिया। उसने बेहद तकलीफ से कहा। मौनी ने कार का दरवाजा खोला। अभी भी वो रो ही रही थी, लेकिन अब वो भी थक चुकी थी। ऋतिक को लगा कुछ छूट रहा है। मौनी का दिल चाहा पलटकर उसे देखे, लेकिन उसने खुद को काबू किया। वो कार में बैठती कि ऋतिक जल्दी से उसे पीछे से गले लगाते हुए तकलीफ से बोला, प्लीज नहीं, आई कांट बियर इट, मुझे सांस नहीं आ रही। आई कांट अफोर्ड टू लूज यू। इट्स इनफ नाउ, मौनी ने तड़प कर रोते हुए कहा। उससे अब सहन नहीं कर सकती थी। यस, इट्स इनफ फ्रॉम माई साइड। इसी वक्त से आप जो चाहेंगी वही होगा। मुझे पनिश कीजिए। डू व्हाटएवर यू वांट्स टू डू, बट आई बेग यू प्लीज मुझ पर गिव अप मत कीजिए। मौनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शादी कर लेते हैं अभी इसी वक्त। उसने जितनी देर में अपनी पूरी आंखें खोली, उतनी ही जल्दी ऋतिक ने जवाब दिया, हम चलिए शादी करते हैं। आज सिंह पैलेस में अजीब सा माहौल था। सभी लिविंग हॉल में मौजूद थे। जो नहीं था उन्हें भी बुलाया गया था, सिवाय आकाश और आहार्य के। सबके मन में अलग अलग बातें चल रही थी, लेकिन इस वक्त सब अजीब से माहौल की वजह को बिना कुछ कहे घूर रहे थे। मौनी और ऋतिक सबके सामने खड़े थे। दोनों के गले में माला थी। मौनी के सर पर लाल चुन्नी और मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था,
यकीनन उन्होंने शादी कर ली थी। मौनी ने बारी बारी सबको देखकर फिर से कहा, अब आप सब कुछ बोलिए तो सही, हाँ? ना? कुछ भी आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? तुम में थोड़ी भी शर्म बाकी है, सुकन्या सिंह ने चिढ़ते हुए कहा। शादी ही की है, कौन सा किसी को प्रेग्नेंट कर दिया मैंने, उसने धीरे से कहा। उसका जवाब सुनकर सुकन्या सिंह को आग सी लग गई। तुमने ऐसा क्यों किया? एटलीस्ट तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, हम कौन सा मना करते, तुमने ऐसे ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। तेजस्वी जी दुखी होते हुए बोली। मौनी उनके पास आते हुए बोली, दादी सा कैसे बताती? इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। बताया ये जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट मेरे केस में मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मुझसे प्यार करते हैं। मुझे जैसे ही पता चला मैंने जल्दी से शादी कर ली, क्या पता अगले दिन पलट जाते तो? उसने सर घुमाकर ऋतिक को देखा, जो उसकी बात सुनकर एम्बरेस हो गया था। तेज सिंह जी ऋतिक को घूरते हुए बोली, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऋतिक की मुट्ठी कस गई। उनकी आवाज सख्त थी, जिससे सब सीरियस हो गए। ऋतिक कोई जवाब देता उससे पहले ही आहार्य सीढ़ियों से नीचे आया। इस वक्त वो कैजुअल्स में था। वो सबसे पास आते हुए बोला, मैंने ही उसे ये आइडिया दिया था। आहार्य की बात किसी हैरानी से कम नहीं थी। वो इत्ती के पास आकर बैठ गया। शॉक्ड तो इत्ती भी थी, उसे ऐसा कुछ क्यों नहीं मालूम था। क्या मतलब है आपका? तेज सिंह जी ने हैरानी से पूछा। वो सब जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि अब इनकी शादी हो गई तो आप इसे एक्सेप्ट कर ले, उससे बेहतर मौनी के लिए कोई नहीं होगा, उसने सीधे लफ्जों में कहा। ऋतिक को यकीन नहीं था आहार्य ने उसकी तारीफ की। मौनी का दिल भी गर्माहट से भर गया। न सिर्फ आज आहार्य ने डायरेक्टली उसका नाम लिया बल्कि उसका सपोर्ट भी किया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आकाश की शादी के साथ इन दोनों की भी शादी होगी। तेज सिंह के फैसले से माहौल हल्का हो गया। सबसे ज्यादा खुश थी तो मौनी, उसका सालों पुराना सपना जो पूरा हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए ऋतिक को देखा। ऋतिक ने भी उसी पल उसे, यकीन तो उसे भी नहीं हो रहा था। इत्ती ने आहार्य की स्लीव्स खींचते हुए धीरे से कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आहार्य ने उसे देखते हुए वैसे ही धीरे से कहा, तुमने पूछा ही नहीं। इत्ती को बहुत गुस्सा आया। मैं देख लूंगी आपको, मेरी सारी बातें जाकर आप खुद मुझसे बातें छुपाते हैं। उसने आहार्य से नजरें फेर ली। आहार्य ने धीरे से उसके कान में कहा, तुमने अभी तो कहाँ देख लूंगी, अब नजरें फेर ली, अपनी बातों पर तो कायम रहो। मानसी ने जल्दी से सबका मुंह मीठा किया। अच्छा अब जल्दी जल्दी आप लोग विदाई की रस्म कीजिए, ऑलरेडी इतनी रात हो गई। गौरी आंटी भी तो घर पर अकेली होंगी, मौनी उठते हुए बोली। उसकी बात सुनकर तेजस्वी जी उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहाँ जा रही हो? ओफो दादी सा, आप इतनी जल्दी भूल गई, मेरी शादी हो गई है, मुझे अपने ससुराल जाना होगा ना। ये मौनी जी कुछ बोलने से पहले कब सोचना सीखेंगी, ऋतिक ने परेशानी से मन ही मन सोचा। साक्षी सिंह उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए बोली, बाबा सा ने कहा न तुम्हारी शादी आकाश के साथ होगी। हाँ तो? साक्षी सिंह अपनी बेटी की इस बोल्डनेस पर स्पीचलेस रह गई। तेजस्वी जी उनकी बात को पूरा करते हुए बोली, तब ही तुम्हारी विदाई होगी, तब तक तुम यहीं रहोगी। मौनी के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी। उसने ऋतिक को देखा तो ऋतिक जल्दी से उठते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए, अम्मा वेट कर रही होंगी, उन्हें इस बारे में बताने भी हैं। इतना बोलकर ऋतिक ने एक नजर आहार्य को देखा, फिर वहां से चला गया। मौनी उसे जाते हुए देख रही थी। कैसा बेकार हस्बैंड है मेरा, बिना बीवी को लिए चला गया, माफ नहीं करूंगी मैं। वो एकटक उस ओर देख रही थी जिस तरफ ऋतिक गया था। मानसी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, रूम में चलते हैं। उसने इत्ती को देखते हुए कहा, भाभी सा चलिए ना। फिर वो मौनी को खींचकर वहां से ले गई। इत्ती उठने को हुई तो आहार्य ने उसका हाथ पकड़ धीरे से कहा, जल्दी आ जाना, वरना। हाँ पता है मुझे, वरना उस दिन की तरह आप खुद आ जाएंगे।
माई वाइफ इज सो इंटेलिजेंट। इत्ती अपना हाथ छुड़ा कर वहां से उठकर चली गई। उसने जाने के बाद आहार्य भी वहां नहीं रुका। आजकल के बच्चे भी न, तेज सिंह जी ने अफसोस से कहा। धीरे धीरे सब वहां से उठकर चले गए। रूम में जाते ही मौनी भड़कते हुए बोली, कितना बेकार हस्बैंड है, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। उसने पॉकेट से अपना फोन निकाला ताकि वो ऋतिक को फोन कर सकें। इत्ती ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा, हाँ, मत छोड़ना, पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, तुम आर्या पार करने के मकसद से गई थी, सीधा शादी कराई, बड़ी तेज हो। मानसी उसे लेकर बेड पर बैठ गई। इत्ती भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हम गई तो आप ऐसे थी जैसे दुनिया से जाने वाली हैं। हाँ, उस वक्त फीलिंग तो ऐसी ही थी, बट फिर उसने दोनों को स्टार्ट टू एंड सब बता दिया, जिसे दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे। आखिर में वो अफसोस से बेड पर लेट गई। इत्ती और मानसी ने उसे देखा, उन्हें समझ नहीं आया वो अचानक दुखी क्यों हो गई। अब तो शादी हो गई न, तो आप दुखी क्यों हैं? इत्ती ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अम्मम्मा, भाभी सा एग्जैक्टली शादी हुई है, लेकिन सुहागरात तो अधूरी रह गई ना। अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं सुहागरात मनाने के बाद ही घर आती। उसकी आवाज से ही लग रहा था ये कोई मजाक नहीं, उसे सच में कितना अफसोस था। इत्ती और मानसी उसके इस अफसोस पर लाजवाब हो गए। मौनी ने दोनों की शक्लें देखी। मेरा दर्द आप दोनों नहीं समझ सकते। उसने मानसी को देखा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन शादी नहीं हुई तो तुम नहीं समझ सकती। फिर इत्ती को, और आपने भले हमें बताया नहीं, बट आई एम डैम श्योर आपकी फर्स्ट नाइट बहुत रोमांटिक होगी। इनफैक्ट आपका मन करे तो आप अभी भी जाकर एंजॉय कर सकती हैं, बट मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को कॉस सकती हूँ। इत्ती अचानक ही जल्दी से खड़ी हुई। मौनी को लगा उसकी बात पर वो शर्मा गई थी। आई थिंक मेरे पीरियड्स आ गए, उफ फाइनली, इत्ती हड़बड़ाते हुए बोली। उस शख्स ने बिना वार्निंग दिए ऐश्वर्या को आहार्य से दूर धकेल दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, बाय द वे आई एम अनंत। उसके पीछे एक वेटर भी था। कुछ देर पहले उसी ने डोर खटखटाया था। उसने काफी कोशिश की डोर खोलने की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसने बमुश्किल इसी वेटर की हेल्प से अल्टरनेट कार्ड की ढूंढी और फिर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने आहार्य का चेहरा थपथपाते हुए कहा, तुम ठीक हो, प्लीज काम डाउन। आहार्य मुश्किल से आंख खोल पा रहा था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स में इतना दर्द था जो अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। गिरने से ऐश्वर्या की कोहनी छिल गई, साथ ही उसका पैर भी मुड़ गया। उसने सोचा नहीं था ऐसा होगा। उसे न्यूज मिली थी कि ऋतिक पार्टी में नहीं है, उसके अलावा कौन ही आहार्य को बचाता। लेकिन ये इंसान कौन था जिसने अचानक आकर सब खराब कर दिया था? अगर वो पकड़ी गई तो जिंदा नहीं बचेगी, यही सोचकर वो उठी और वेटर को धकेलकर भागने लगी। उसे पकड़ो, अनंत चिल्लाया। सदमे में खड़ा वेटर जल्दी से ऐश्वर्या के पीछे भागा। अनंत के लिए अभी ऐश्वर्या से ज्यादा जरूरी आहार्य को होश में लाना था। उसने सहारे से आहार्य को बेड पर लेटाया। आहार्य की सांस धीमी हो रही थी। उसका चेहरा लाल था, बॉडी पर रैशेज पड़ने लगे थे। उसकी अंदर की दर्द तकलीफ तो आहार्य ही जानता था। अनंत को उसकी हालत कुछ कुछ समझ आ रही थी। उसने डॉक्टर को कॉल किया और फिर कुछ सोचकर ऋतिक को। आहार्य उठकर बैठ गया, वो अंदर से तकलीफ से मर रहा था। अनंत उसे काम करते हुए बोला, प्लीज कम डाउन, लो पानी। उसने साइड से पानी उठाया और उसे पिलाने की कोशिश की। ड्रग ने इस कदर असर दिखाया था कि आहार्य के चेहरे, हाथ, गर्दन की नीली नसें भयंकर तरह से दिखाई पड़ रही थी। अनंत उसे काम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बढ़ते वक्त के साथ आहार्य की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आखिर वो भी इंसान था, कब तक दर्द बर्दाश्त करता? कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। वो आहार्य को देखते ही समझ गए। उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन उसका कोई असर आहार्य पर नहीं हुआ। कुछ ही देर में ऋतिक वहां हड़बड़ाते हुए पहुंचा। बॉस, इन्हें क्या हुआ?
आहार्य की बिगड़ी हालत देख वो कांप गया। इन्हें ड्रग दिया गया है। इनकी हालत बहुत खराब है। मैंने इन्हें दर्द और नींद का इंजेक्शन दिया जिसका इन पर कोई असर नहीं हुआ। शायद ड्रग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो हैरानी हूँ ये खुद को कैसे काबू कर पा रहे हैं। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। किस काम के डॉक्टर हैं आप? कांट यू सी? ये कितनी तकलीफ में है? ऋतिक चिल्लाते हुए बोला। उसने पहली बार आज आहार्य को ऐसे तकलीफ से जूझते देखा था। हमेशा हर प्रॉब्लम को कामली हैंडल करने वाला वो आज कितना तड़प रहा था। ऋतिक की आंखें धुंधली हो गई। उसने अपनी आंखों को छुआ तो उसे गीलापन महसूस हुआ। वो रो रहा था। उसे हैरानी नहीं हुई। आहार्य उसके लिए बेहद जरूरी जो था। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, अनंत ने परेशानी से कहा। डॉक्टर हिचकिचाते हुए बोला, इंटरकॉर्स। दोनों ध्यान से डॉक्टर की बात सुनने लगे। बस इंटरकोर्स ही एक ऑप्शन है। आप इन्हें इनकी वाइफ के पास ले जाइए। बट एक प्रॉब्लम है। मैंने सिम्पटम्स चेक किए। ये ड्रग काफी रेयर है। ये आपकी सेक्सुअल एबिलिटी को 20 गुना तक बढ़ा देता है। मैं सीधे लफ्जों में कहूं तो 20 लड़कियां इंडिविजुअल की इनके साथ इंटीमेट हों तब इन पर से असर खत्म हो सकता है। किसी एक लड़की का इन्हें हैंडल करना इट्स रिस्की। आई थिंक आप समझ रहे हैं। ऋतिक सोच में पड़ गया वो क्या करें। अगर वो आहार्य को इत्ती के पास लेकर गया तो आहार्य उसे कभी माफ नहीं करेगा। आखिर वो अनजान नहीं था वो इत्ती से किस हद तक प्यार करता है। वो वही लड़की है जिसकी उदासी, एक खरोच भी उसे पागल कर देती है। और किसी और लड़की का तो वो सोच भी नहीं सकता था। इससे सब बर्बाद हो जाएगा। अनंत ने जब ऋतिक को सोच में देखा तो गुस्से से बोला, सोचना भी मत। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऋतिक अपना दिल सख्त करते हुए बोला। तभी उन्होंने आहार्य की कांपती आवाज सुनी। मुझे उसे उसके पास बिल्कुल मत ले जाना। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं ठीक हूँ। उसे कुछ मत बताना। मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। उसकी आवाज कमजोर और धीमी थी। आहार्य ने अपनी टाई खींची और अपनी धुंधली आंखों से ऋतिक को देखते हुए बोला, मुझे बांध दो। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। बॉस। ऋतिक का दिल भारी हो गया। आहार्य ने ताकत लगाकर थोड़ा तेजी से कहा, डू एज आई सेड। अनंत भारी कदमों से आगे आया और उसने आहार्य का हाथ टाई से बेड के हेडरेस्ट पर बांध दिया। ऋतिक जितनी भी कोशिश करता, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने बेबसी से अपनी मुट्ठी कस ली। देखिए, एज अ डॉक्टर मेरा ये बताना फर्ज है। अगर इसी तरह इन्होंने खुद को मजबूर किया तो इनकी जान चली जाएगी। प्लीज जो भी करना है जल्दी कीजिए वरना इतना दर्द कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। इनकी दिमाग की नसें फट सकती हैं। इनका हार्ट फेल हो सकता है। इनके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। ऋतिक ने देखा आहार्य के माथे की नसें किस कदर जाहिर हो रही थी। डॉक्टर अपनी बात पूरी करते हुए बोले, प्लीज आप इन्हें इनके वाइफ के पास ले जाइए। इतना कहकर वो वहां से चले गए। कुछ ही वक्त में आहार्य की भयंकर चीखें उस कमरे में गूंज रही थी। वो बेतहाशा दर्द, तकलीफ ऐसे चिल्ला रहा था। ऋतिक और अनंत दोनों ही आदमी थे जिनके पास सख्त दिल था, लेकिन उसकी चीखों से दोनों के दिल कांप गए। ऋतिक गहरी कश्मकश में था। आहार्य तब से बस यही कहने जा रहा था, उसे इत्ती के पास मत ले जाओ। वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। अनंत अपना चेहरा दूसरी ओर करके खड़ा हो गया। उसमें और हिम्मत नहीं बची थी। ऋतिक ने देखा आहार्य की नाक से खून बहने लगा था। वो जल्दी से आहार्य के पास आया। अब उसकी बर्दाश्त की हद थी। आगे चाहे जो भी हो, आहार्य उसे जान से ही क्यों न मार दे, वो अफसोस नहीं करेगा। लेकिन अब वो फैसला कर चुका था। उसने आहार्य ले हाथ खोले और जल्दी से उसकी नाक पर रुमाल रखा। आई एम सॉरी बॉस। मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। बेशक मैं जानता हूँ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर एक तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उनके लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि उन्हें हर्ट ना हो। आपको इसकी भी फिक्र नहीं कि आप अपनी जान पल पल गंवा रहे हैं। तो आप भी वही प्यार डिजर्व करते हैं। उनका भी तो फर्ज बनता है वो खुद तकलीफ सहकर आपको इस तकलीफ से निकाले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अनंत गुस्से से बोला।
जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। डोंट डू दैट वो। ऋतिक ने उसकी बात बीच में काट दी। ट्रस्ट मी, अगर बॉस को कुछ हो गया तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, मेरे रास्ते से हट जाओ। लिसन, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। इनफैक्ट उनके बिना मैं अपनी लाइफ नहीं मैं एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकती। अनंत के ज़हन में इत्ती की कहीं बात ताज़ा हुई, वो न चाहते हुए साइड हट गया। ऋतिक आहार्य को मुश्किल से संभालते हुए वहां ले गया। अब कमरे में सिर्फ अनंत मौजूद था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। आई प्रॉमिस आज रात तुम्हें जितनी तकलीफ सहोगी उससे कहीं ज्यादा मैं उस घटिया लड़की को दूंगा। ऋतिक आहार्य के रूम के बाहर खड़ा था। उसका खुद का दिल नहीं मान रहा था ऐसा करते हुए, लेकिन उसने खुदगर्ज बनकर आहार्य को चुना। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला तो रूम में अंधेरा था। वो आहार्य को संभालते हुए रूम में एंटर हुआ। आज आसमान में बादल थे, चांद कभी दिख रहा था तो कभी छुप रहा था। उसने एक हल्की रोशनी में बेड और उस पर सोई इत्ती की झलक देखी। अगले ही पल उसने आहार्य को छोड़ दिया, जिससे आहार्य सीधे इत्ती पर जा गिरा। इत्ती जो गहरी नींद में थी, उसने डर कर आंखें खोली। वो डर से चीख पड़ी थी। ऋतिक ने जाते हुए उसकी सुनी थी। वो तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। इत्ती ने जैसे ही आहार्य की फ्रेगनेंस फील की वो रिलैक्स होते हुए बोली, आपने मुझे डरा दिया, जानबूझकर किया न आपने ऐसा। आहार्य का दिमाग पूरी तरह से ड्रग के काबू में था। वो क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो इत्ती को गर्दन को इनहेल करने लगा। उसकी नेचुरल फ्रेगनेंस और उसकी सॉफ्ट स्किन को छूते ही उसने डिजायर्स बेकाबू होने लगी। वो अंधेरे में उसके चेहरे गले को छूने लगा। वो क्या कर रहा था ये उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा था, बस ये करके उसे सुकून मिल रहा था। इत्ती अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रही थी। उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमाया। क्या कर रहे हैं आप? मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, उठिए। उसने आहार्य का हाथ हटाया तो आहार्य एग्रेसिव हो गया। उसने इत्ती की कलियों को बेड पर दबा दिया। इत्ती हैरान हो गई। आपने ड्रिंक की है क्या? लाइट्स ऑन कीजिए, अभी बताती हूँ आपको। वो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अभी तक उसे कुछ अजीब नहीं लगा। उसे लगा आहार्य बस उसे परेशान कर रहा है। आहार्य ने उसकी कलाई पर पकड़ कस दी। इत्ती को दर्द हुआ। वो हैरानी से बोली, मुझे दर्द हो रहा है। अब मुझे इरिटेट करना बंद कीजिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आहार्य उसे इनहेल कर रहा था और वक्त वक्त पर वो अपनी नाक उसकी गर्दन पर रब करता। इत्ती को अजीब सा फील हुआ। को उसके प्यार करने के हर अंदाज से वाकिफ थी। वो कभी इस तरह से उसकी कलियों पर जोर नहीं आजमाता था। इसकी जगह वो अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से इंटरवाइन करता था। इत्ती उसे धक्का देने लगी तो आहार्य ने अपनी पकड़ और कस दी। उसने इत्ती की गर्दन पर तेजी से बाइट किया। उसने ये इतनी जोर से किया कि इत्ती दर्द से चीख पड़ी। उसकी आंखें भर आई। उसने स्ट्रगल किया और रोते हुए बोली, प्लीज हटिए। अगर ये कोई मजाक है तो इट्स इनफ। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, प्लीज ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उसने फील किया आहार्य उसके कपड़े खींच रहा था। वो और ज्यादा डर गई। उसने अपने लेफ्ट हैंड से उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब थी। भले ही अंधेरा हो, लेकिन उसे कोई शक नहीं था ये आहार्य ही है। वो बस इतना ही सोच सकी कि शायद वो ड्रंक था, लेकिन नशे में वो एक बात पहले भी था, तब भी उसने उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। इत्ती को एक एक कर अपने कपड़े अपने जिस्म से अलग होते महसूस हुए। उसका रोना तेज हो गया। आपको पता है न मेरे पीरियड्स हैं, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आहार्य की पकड़ थोड़ी ढीली हुई तो इत्ती ने झट से उसे धक्का दिया। वो बेड से उतरी ही थी कि आहार्य ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींच लिया। वो जितना रेसिस्ट करती वो उतना एग्रेसिव होता जा रहा था। प्लीज मत कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं आपसे बात नहीं करूंगी और आपको छोड़कर भी चली जाऊंगी।
इत्ती का पूरा जिस्म डर से कांप रहा था। जिस शख्स की बाहों में वो सबसे ज्यादा सेफ फील करती थी, उसी शख्स से इस वक्त उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। जिसका हाथ उसके जिस्म से पर इतनी करीने से चलता था, जो अपनी डिजायर्स के पीक पर होते हुए भी उसी कंफर्ट का ध्यान रखना था, आज वहीं उससे इस कदर जिल्लत से पेश आ रहा था। इतनी स्ट्रगल करते करते थक गई। जब वो बिना रहम करे उसके नजदीक आया, वो तेजी से चीख पड़ी। उसने अपने कांपते हाथों से आहार्य के शोल्डर को पकड़ा। उसमें जान नहीं बची थी। अपने पीरियड्स की वजह से वो पहले ही कमजोर थी। इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। वो तेजी से रो रही थी, बार बार उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, आई बी बेग वायु प्लीज लीव मी। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब तो उसकी आवाज भी हल्की पड़ने लगी। आहार्य उसे किसी जानवर की तरह कांट रहा था, उसी लड़की को जिसे हल्का सा बाइट करने के बाद वो उससे कई कई बार पूछता था, कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा? इस वक्त वो जिस पर इतनी बेरहमी दिखा रहा था, वो वही थी जिसके करीब आते वक्त वो कोई दफा पूछता, वो कंफर्टेबल तो है न? उसे किस करता, उससे बातें करता। एक न उसने उसे किस किया, बस अपनी हैवानियत जाहिर की और बात तो दूर एक लफ्ज तक नहीं कहा। उसकी चीखें उसे डराने की जगह सुकून दे रही थी। इत्ती के आंसू सूख गई, उसका हर हिस्सा सुन पड़ गया। उसने बेडशीट के कसकर अपनी मुट्ठी में भर ली। वो चाह रही थी वो बेहोश हो जाए ताकि उसे इन सब का एहसास न हो, लेकिन शायद किस्मत उस पर इतनी भी मेहरबान नहीं थी। उसकी सूनी आंखों ने अब झपकना बंद कर दिया। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन अब उसका गला भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे अपने जिस्म से कुछ तेजी से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उसे एहसास था ये खून है, जो तेज रफ्तार से बाहर आ रहा था। उसके बर्दाश्त की हद थी। उसने दर्द सहते हुए बेडशीट पर पकड़ कसी तो उसके लंबे नाखून टूटने लगे। उसने ये नाखून जानबूझकर बढ़ाए थे ताकि आहार्य को चिढ़ा सकें, और वो चिढ़ता भी था। हर वक्त जब भी उसकी नज़र उसके लंबे नाखूनों पर जाती तो वो उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें पता है ये कितना अनहाइजेनिक है, इन्हें काट कब करोगी तुम? तो वो चिढ़ते हुए कहती, ये करंटली ट्रेंडिंग है, आपको कुछ नहीं पता, आप मुझसे इतने बड़े जो हैं। मैं तुम्हारे इस ट्रेंड को किसी दिन तोड़ दूंगा, फिर गुस्सा मत करना। लेकिन उसने कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि इत्ती अपने नेल्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो उन्हें देख देख कर खुश होती और आहार्य से जबरदस्ती अपने नेल्स की तारीफ करने को कहती। इसलिए उसने कभी उसे फोर्स नहीं किया। जाहिर था उसकी खुशी उसके लिए सबसे जरूरी थी, चाहे वजह कितनी भी स्टूपिड क्यों न हो। और आज उसकी खुशी, उसका दिल, उसका ट्रस्ट सब टूट गया। वजह वो खुद था। आज वो शख्स उसे प्यार नहीं, उसका रेप कर था। ऐश्वर्या जंगल में इधर उधर भागे जा रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ खौफ था। वो इतना भाग चुकी थी कि उसमें ताकत खत्म हो गई। आखिर एक पेड़ के सहारा लेकर वो रुक गई। जंगल के सन्नाटे से ज्यादा खौफ उसे अपने अंजाम का था। वो बुरी तरफ से हांफते हुए वहीं पेड़ से लगकर बैठ गई। ये मैंने क्या किया? उस बुढ़िया की बातों में आकर खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया। वो डर से कांप उठी। उसने कहा था अगर मैं फेल हुई तो मुझे बचा लेगी। आखिर वक्त पर मुझे धोखा देकर अब खुद मेरी जान के पीछे पड़ी है। अगर मैं उसे बच गई तो मिस्टर सिंह मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने एक साथ कई कदमों की आवाज सुनी, साथ ही एक औरत की, जल्दी से उसे ढूंढ कर किस्सा खत्म करो उस लड़की का। उन्हें अपने करीब आता देख वो लड़खड़ाते हुए उठी और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने लगीं। इसके दिमाग में कुछ घंटे पहले जो भी हुआ वो सभी किसी बुरे सपने की तरह याद आ रहा था। उसका आहार्य को ड्रग देना, फिर वहां से भागकर अपने फ्लैट जाना। वहां पहुंचते ही उसने अपनी असिस्टेंट की लाश को लिविंग हॉल के बीचों बीच पड़ा पाया और उसके इंतजार में सोफे पर बैठी उस औरत को। आखिर काफी हाथापाई के बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो गई। अब हर ओर से मौत उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते उसने ध्यान नहीं दिया, वो झाड़ियों से ढके एक बड़े से गड्ढे में जा गिरी। आवाज सुनकर गार्ड्स उस ओर आए, लेकिन झाड़ियों की वजह से उसे नहीं देख पाए। छोड़ो, जाने दो,
यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी वो। और बच भी गई तो मेरा प्यारा भतीजा उसे नहीं छोड़ेगा। ऐश्वर्या ने ये आवाज सुनी, फिर एक साथ कई सारे कदमों के खुद से दूर जाते सुना। वो धीरे धीरे रोने लगी। उस गड्ढे में रोशनी का एक कतरा भी नहीं था। अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस मुसीबत से? वो अंधेरे में अपने हाथ चलाने लगी ताकि वहां से बाहर निकलने का जरिया खोज सके। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिमाग बस यही सोच रहा था कब मौत का कहर उस पर बरस जाए। बार बार वो खुद को कोस रही थी, लेकिन अब क्या फायदा था। रात से सुबह हो गई। अचानक ही आहार्य रुका। इतनी रात भर इंतजार करती रही ये सब खत्म होने का, लेकिन जब खत्म हुआ तो उसे सब महसूस होना ही बंद हो गया था। यहाँ तक कि जब आहार्य उससे अलग हुआ तब भी उसे कुछ महसूस नहीं किया। बस उस वक्त उसकी पलकें जरा सी झपकी जब आहार्य ने उसके माथे पर बहुत मोहब्बत से किस किया, जैसा कि वो उसके करीब आने के बाद हमेशा करता था। शायद ये उसकी आदत में शुमार था, जो इस कदर ड्रग्ड होने के बाद भी वो अपनी इस आदत को न भूला। उसके बाद आहार्य उसके साइड में पेट के बल लेट गया। सुबह हो चुकी थी। रूम में रोशनी भी फैल गई थी। इत्ती ने अपनी गर्दन घुमाकर उसका चेहरा देखा, जो उसकी ओर सर किए सोया था। आंसुओं से उसकी नजरें धुंधली थी। वही चेहरा, सब कुछ वही था। फिर जो सारी रात हुआ वो सब क्या था? शायद एक बहुत ही बुरा सपना। इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, ये सपना है। बस जल्दी से मैं इस सपने से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं उनसे बहुत लड़ाई करूंगी। उसने तड़प कर सोचा। इत्ती की आंख से आंसू बहकर उसके गर्दन पर आए। आंसू ने जैसे ही जख्मों को छुआ, उसे जलन का एहसास हुआ। इत्ती ने झट से अपनी आंखें खोल दी। मंजर वही था। उसका दिल दुखने लगा। ये सपना खत्म क्यों नहीं हो रहा है? उसने उठने की कोशिश की तो उसका सारा जिस्म दर्द से तड़प उठा। उसे सहारा चाहिए था, कोई सपोर्ट। उसका सबसे जरूरी सहारा उसके पास था, फिर भी वो अकेली थी। वो दर्द में थी, फिर भी उससे कह नहीं पा रही थी। इस वक्त वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। आखिर उसने अपने दर्द की हद को सहा और उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से ब्लैंकेट उठाया और खुद को कवर कर लिया। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक नज़र भी अपने जिस्म को देखें। उसने हाथ उठाया और अपने आंसू साफ किए तो उसके गाल जलने लगे, यानी उसके चेहरे पर भी जख्म थे। उसने सर घुमाकर आहार्य को देखा, जो पेट के पल उसके नजदीक सो रहा था। इतनी काफी देर तक उसे देखती रही। अचानक उसने महसूस किया वो तो कुछ महसूस ही नहीं कर रही थी। हाँ, उसके जिस्म के साथ उसकी फीलिंग्स भी जख्मी, बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वो उससे दूर जाना चाहती थी। उसने कोशिश की, लेकिन इस कोशिश ने उसे सिर्फ दर्द दिया। वो 1 इंच न हिल सकी। आखिर उसने अपना सर अपने घुटनों पर रखा और धीरे धीरे रोने लगी। पता नहीं कितने घंटे गुजरे, वो बस रोती रही, बस एक ही सोच लिए। आखिर उसने कल ऐसा क्यों किया? दोपहर के वक्त आहार्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका सर दर्द से इतना फट रहा था कि कुछ पल वो कुछ सोच ही न सका, यहाँ तक कि उसका जिस्म भी टूट रहा था। जब उसका ज़हन थोड़ा दुरुस्त हुआ तो सबसे पहले उसकी आंखों ने सामने बेडशीट को देखा। बेडशीट का वो हिस्सा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें फैल गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और उसी पल उसकी नज़र ने इत्ती को देखा और उसके कानों ने उसकी घुटन भरी सिसकियां सुनी। आहार्य का दिमाग अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दिल डर के एहसास से सुन्न पड़ गया। उसने बिना कुछ सोचे इत्ती को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तो तुम। उसी पल इत्ती ने जल्दी से सर उठाया और डरते हुए उससे दूर जाने लगीं। आहार्य ने जिस पल उसका चेहरा देखा, उसकी बढ़ी हुई उंगलियों से लेकर उसका दिल कांप गया। उसके हाथ रुक गए। इत्ती को दर्द हो रहा था, फिर भी उसे अपने जिस्म को पीछे धकेला। उसके होने से उसे डर लग रहा था। आहार्य ने दिमाग में कुछ कच्ची यादें ताज़ा हुई, अपनी हैवानियत की थोड़ी सी झलक। इतना सोचकर ही उसे घुटन होने लगी। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। खुद से दूर खिसकती इत्ती को देखती उसकी नजरें लाल हो गई। जैसे जैसे उसकी यादें ताज़ा हो रही थी,
उसके एहसासत कुछ ऐसे थे जैसे कोई उसकी रूह को पल पल उसके जिस्म से खींच कर बाहर निकाल रहा था। वो खाली होता जा रहा था। उसने उस वक्त अपने उलझे जज्बातों को ज़बरदस्ती संभाला और हिम्मत कर वो उसके करीब आने लगा। उसे अपने करीब आता देख इत्ती उससे दूर जाने लगी। उसकी हरकत पर आहार्य का दिल डूब गया, फिर भी उसने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, इत्ती रोते हुए नमे सर हिलाने लगीं। उसकी आंखें जैसे आहार्य से भीख मांग रही हों। प्लीज मेरे पास मत आइए। इत्ती ये लफ्ज कहना भी चाहती थी लेकिन उसका गला चौंक हो गया। फिर भी आहार्य समझ गया। उसने अपने हाथ पीछे लिए और अपना सर झुका लिया। उसकी झुकी नजरों में गिल्ट, बेबसी, अपने वजूद के लिए गुस्सा और घिन्न था। कमरे में बस इत्ती की सिसकियों का शोर था। वो एक तक आहार्य को देखे जा रही थी, जो उसके सामने किसी मुजरिम की तरफ सर झुकाए बैठा था। इस वक्त दोनों का हाल एक दूसरे से जुदा नहीं था, दोनों ही टूटे हुए थे, जो एक दूसरे के साथ रहते चुप न रह सकते थे। आज वहीं दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खामोश बैठे थे। आहार्य जिसकी नजरें इत्ती के रहते उससे हटती नहीं थी, आज उसमें उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। इत्ती जिसे उसकी प्रेजेंस सुकून देती थी, आज उसे उसकी प्रेजेंस से घुटन हो रही थी। आहार्य जिसे उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा महसूस नहीं था, आज वो इतना रो रही थी सिर्फ उसकी वजह से। उसने कसकर आंखें बंद की और खोली। उसकी आंखें खाली थी, कुछ पल वाले सब एहसास अब कैद थे। वो इत्ती के करीब गया तो इत्ती ने वैसा ही रिएक्ट किया। आहार्य खालीपन से बोला, डी डॉक्टर। उसे मुश्किल हुई, डॉक्टर के पास चलते हैं। इत्ती नमे सर हिलाने लगी लेकिन आहार्य ने उसे ब्लैंकेट समेत अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने इत्ती को नीचे उतारा तो वो लड़खड़ा गई, लेकिन आहार्य ने उसे संभाल लिया। लेकिन अब क्या फायदा था, वो तो बिखर चुकी थी। वो खामोश था, उसका चेहरा भी बेजान था, आंखें और शायद उसका ज़हन भी। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया ताकि उसका ब्लैंकेट अलग कर सकें। इत्ती की सांसें रुक गई, उसने जल्दी से ब्लैंकेट पर पकड़ कस दी और उससे दूर होने लगी। आहार्य को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ इसी लम्हे हुई थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली ताकि अपने दिल में हो रहे दर्द को बर्दाश्त कर सकें। मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूं। इतना कहकर उसने इत्ती का हाथ बाथरूम के डोर के हैंडल पर रख दिया ताकि वो सहारे से खड़ी हो सके। वो बाहर निकल गया। दरवाजा खुला था। आहार्य के जाते ही इत्ती की पकड़ हैंडल से ढीली हो गई। अगले ही पल वो हुआ जिसकी वो रात भर दुआ कर रही थी, उसने अपने होश खो दिए। आहार्य ने अभी चेंजिंग रूम का डोर खोला ही था जब उसने इत्ती के गिरने की आवाज सुनी। वो जल्दी से वॉशरूम में आया। इत्ती को ऐसे बेहोश देख वो बेहद पैनिक करने लगा था। उसने इत्ती को जल्दी से उठाया और फिर जल्दी से उसे कपड़े पहनाए। जब वो उसे लेकर नीचे आया, उस वक्त वहां कोई भी फैमिली मेंबर मौजूद नहीं था। सब ऋतिक के घर गए थे अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करने। सुबह तेजस्वी सिंह ने एक सर्वेंट को इत्ती को बुलाने भेजा था, लेकिन किसी ने डोर नहीं खोला। इस बात से वो खासी नाराज हो गई थी। हॉस्पिटल में आहार्य उसे लेकर डायरेक्ट डॉक्टर के कैबिन में घुस गया। उसे कोई परवाह नहीं थी, इस वक्त डॉक्टर किसी प्रेग्नेंट लेडी को चेक कर रही थी। चेक हर, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? वो घबराया हुआ सा बोला। डॉक्टर जल्दी से उसके पास आई। वो आहार्य को पर्सनली जानती थी। कुछ वक्त पहले भी आहार्य इत्ती को यहाँ लेकर आया था, सिर्फ ये कंफर्म करने की फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। और शादी से पहले भी उसने इसी डॉक्टर से मशवरा लिया था। डॉक्टर ने एक नज़र इत्ती को देखा, वो काफी हद तक समझ गई। उन्होंने बहुत अजीब फील किया। अभी तक आप खड़ी क्यों हैं? वो गुस्से से उस पर चिल्ला उठा। डॉक्टर ने जल्दी से उसे बाहर चलने को कहा। कुछ देर बाद इमरजेंसी रूम के बाहर आहार्य दीवार से टिक कर खड़ा था। होने को बहुत सी चीजें थी जिसका हिसाब उसे पूरा करना था, लेकिन अभी उसका ज़हन सिर्फ इत्ती को सोच पा रहा था। उसकी खुद की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थी,
चेहरे पर रैशेज गहरे होते जा रहे थे। उसकी बेचैन लाल आंखें बस सामने डोर को खुलने के इंतजार में थी। उससे सब्र नहीं हो रहा था। अगर डॉक्टर उसे ये कहकर रिक्वेस्ट न करती कि उसके अंदर जाने से इत्ती को ही प्रॉब्लम होगी, तो वो कभी ऐसे बेबस की तरह बाहर खड़ा न रहता। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए, आहार्य जल्दी से उनके पास आया। उसके खुद के कदम लड़खड़ा रहे थे। कैसे हैं वो ठीक हो जाएगी ना? उसे होश आ गया। डॉक्टर उसे रोकते हुए अजीब से लहजे में बोली, उनका बहुत ब्रूचुअली रेप किया गया हा, उसने कहा और आहार्य का दिल ठंडा पड़ गया। डॉक्टर ने आगे कहना जारी रखा, उन्हें इंटीमेट एरिया में स्टिचेस आए हैं और बॉडी पर भी बहुत गहरे जख्म हैं। वो जैसे जैसे इत्ती की हालत एक्सप्लेन कर रही थी, आहार्य को खुद से बेहद नफरत फील हो रही थी। सबसे जरूरी बात, शौक से उनकी आवाज चली गई है, ये टेम्पररी है। आहार्य की मुट्ठियां कस गई, वो सामने की ओर देखने लगी। डॉक्टर ने कुछ वक्त उसके जवाब का वेट किया, फिर वो वहां से चली गई। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन वो इतने बड़े आदमी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जाहिर था उसने आहार्य को गलत समझ लिया था। आहार्य वहीं खड़ा रहा था, शायद वो इत्ती को फेस करने की हिम्मत जुटा रहा था। वो अंदर आया, उस वक्त भी उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो खामोशी से उसके साइड में जाकर बैठ गया। इत्ती इस वक्त बेहोश थी, लेकिन फिर भी आहार्य की हिम्मत नहीं हुई वो सर उठाकर उसे देखे। उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचा था वो उसे इस हालत में देखेगा। आहार्य ने नजरें उठाई तो उसके चेहरे को देखा, जो कोरे कागज की तरह सफेद पड़ गया था। जरा भी रौनक नहीं थी उसके चेहरे में, जैसे वो कितने वक्त से बीमार हो। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे जो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन आहार्य कभी ये मंजर नहीं भूलने वाला था। उसे इस हाल में देख आहार्य की लाल आंखें कुछ गीली हो गई। वो रो नहीं रहा था, ये उसकी बेइंतहा तकलीफ थी जो इस सूरत में बाहर आ रही थी। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। उसने अपने हाथ इत्ती को छूने के लिए बढ़ाए जो रुक गए। कैसे वो उसे देखकर उसे दूर जा रही थी। आहार्य ने वो पल याद किया तो उसकी उसे छूने के हिम्मत जवाब दे गई। इसकी बजते उसने बेड पर बिछी चादर को कसकर पकड़ लिया। मैंने सोचा था मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, बट आई फेल्ड। ये कहते हुए वो परफेक्ट इंसान आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। तुम सही कहती हो, शादी से पहले तुम कभी सैड भी नहीं होती थी और शादी के बाद तुम हर दूसरे दिन दुखी हो जाती हो। वजह हमेशा मैं होता हूँ। मैं सेल्फिश था, ये जानते हुए भी कि मेरी लाइफ में आने के बाद तुम्हें वक्त वक्त पर प्रॉब्लम्स होगी, मेरे दुश्मन तुम्हें टारगेट करेंगे, फिर भी मैंने तुमसे शादी की। आई एम रियली सॉरी, सिर्फ मेरी वजह से आज तुम इस कंडीशन में हो। मैं तुम्हें खुद से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन मैं उसके काबिल नहीं, इनफैक्ट मैं आज तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं हूँ। तकलीफ से उसका सर फटने लगा, आंखें जलने लगी। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने नजरें उठाकर इत्ती की देखा, उस वक्त उसकी नजर धुंधली थी। उसने अपनी बाजू से अपनी आंखें रगड़ी, उसे इत्ती के चेहरे पर तकलीफ नजर आई। वो हर वक्त कितने प्राउड में रहती थी। उससे बेहतर कौन जानता था इत्ती के लिए उसकी प्राइड कितनी इम्पोर्टेंट है। उसने उससे प्रॉमिस किया था वो हमेशा उसकी प्राइड को प्रोटेक्ट करेगा, और उसी ने उसकी प्राइड को तहस-नहस कर दिया। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, जो भी हो जाए कभी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा परफेक्ट आइडियल हस्बैंड नहीं बन पाया। आई एम रियली सॉरी, सो सॉरी। उसके बाद वो कुछ वक्त खामोश रहा। मैं फिर सेल्फिश हो रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। मेरे पास रहना, मेरा साथ मत छोड़ना, भले ही तुम मुझसे बात मत करना। बात मत करना? आहार्य को डॉक्टर की कही बात ध्यान आई। शौक से उनकी आवाज चली गई है। उसके बाद आहार्य ने इत्ती से एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो वहीं उसके पास बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई। इस बीच डॉक्टर 2 बार इत्ती को चेक करके चली गई। एक्सपीरियंस्ड होने के नाते उन्होंने आहार्य के रैशेज पर गौर किया, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी।
उन्होंने आहार्य से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन आहार्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके सवाल सिर्फ इत्ती की हेल्थ से रिलेटेड थे। शाम का वक्त था। इत्ती अभी भी बेहोश थी और आहार्य उसके पास बैठा था। उसी वक्त वार्ड का डोर खुला। वो प्रेगती थी जो इतने लंबा सफर करके आई थी, बावजूद इसके उसके चेहरे पर सिर्फ फिक्र थी। उसने जब इत्ती के करीब आकर उसे देखा तो उसकी घबराई आंखें भर आई। इसे क्या हुआ? वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। आहार्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और इत्ती की देखते हुए बोला, इसका ख्याल रखना। प्रेगती उसके पास आकर चिल्लाते हुए बोली, इसके साथ क्या हुआ? धीरे बोलो। वो उठ सकती है। वो ठंडे लहजे से बोला। प्रेगती चुप तो हो गई, लेकिन फिर भी वो आहार्य को अपनी भरी आंखों से गुस्से से घूर रही थी। अगर हमें जरा भी एहसास होता कि हमें कभी उसे इस हालत में देखना होगा तो हम कभी उसकी शादी आपसे न करते। वो गुस्से से बोली। कहाँ थे आप जब वो इस तकलीफ से गुजर रही थी? मैं ही हूं इसकी इस हालत की वजह। प्रेगती चौंक गई। उसने ये कभी सोचा ही नहीं था। उसका ख्याल रखना। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कहना उसे यहाँ लाने के बाद मैं चला गया था। उसने प्रेगती का जवाब भी नहीं सुना और तेज कदमों से वार्ड के बाहर निकल गया। उसने ही प्रेगती को फोन करके यहाँ आने को कहा था। उसे यकीन था इत्ती होश में आने के बाद फिर से वैसा ही रिएक्ट करेगी। इस वक्त उसे कोई संभाल सकता था तो प्रेगती। वो जानता था इत्ती प्रेगती से हर बात शेयर करती हैं। पहले उसे इस चीज से चिढ़ होती थी क्यों वो सारी बातें उससे पहले उसे बता देती हैं, क्यों वो उनकी पर्सनल बातें भी उससे शेयर करती हैं। लेकिन अभी हालात ही ऐसे थे, जरूर वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होगी और उसे एक सपोर्ट चाहिए होगा जिससे वो अपनी तकलीफ शेयर कर सके। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाएंगे। हमेशा से ही उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ वो थी। उस वक्त भी जब वो इत्ती से गुस्सा था बावजूद इसके उसने अपनी प्राइड छोड़कर बिना किसी गलती के उसकी फैमिली के सामने उससे माफी मांगी थी। और आज भी जब उसकी गलती थी और उसे बदनामी सहनी पड़ सकती थी, सब उसे ही गलत समझेंगे, उसे एक रैपिस्ट समझेंगे। उसने किसी चीज की कोई परवाह नहीं की। प्रेगती उसकी बातों से हैरान थी। पहले तो उसे यकीन करना मुश्किल था कि आहार्य ही उसकी इस हालत की वजह है और वो इत्ती को उसके बारे में क्यों न बताए। मतलब क्या था उसका? आहार्य कार से बाहर आया और उस घने जंगल के अंदर चला गया। उसकी आंखों में किसी को बर्बाद करने के इरादे से चमक थी। सिंह फैमिली के जाने के बाद गौरी जी काफी खुश थी। उन्होंने अपने पास बैठे ऋतिक को देखा जिससे वो कब से बात कर रही थी, लेकिन वो तो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने ऋतिक को हिलाते हुए कहा, बबुआ तुम ठीक हो? सुबह से उदास हो। वो लोग जब आए थे तब भी तुम ऐसे खोए खोए से बैठे थे, क्या हुआ हमें बताओ। ऋतिक कुछ कहता तभी डोरबेल बजी। हम देख कर आते हैं, ऋतिक ने बुझे हुए लहजे से कहा और सोफे से उठ गया। उसने डोर खोला तो कुछ हैरान हो गया। उसके सामने पुलिस खड़ी थी और उनके साथ एक काले कोट पहने आदमी। ऋतिक उसे अच्छे से जानता था, मयंक। वो सिंह कॉरपोरेशन का ऑफिशियल सीनियर एडवोकेट था, जो सिंह कॉरपोरेशन के सारे लीगल मैटर हैंडल करता था। मिस्टर ऋतिक, आपके ऊपर सिंह कॉरपोरेशन के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करने का इल्जाम है। हमें आपको अरेस्ट करना होगा। इतना कहकर उन्होंने ऋतिक के हाथ में हथकड़ी पहना दी। गौरी जी कुछ आवाज सुनकर बाहर आए तो इतने इंस्पेक्टर और ऋतिक के हाथ में हथकड़ी देखकर घबरा गई। मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने क्या किया है? अम्मा आप फिक्र में करो, हम ठीक हैं। इंस्पेक्टर हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप जानते नहीं हो, वो आहार्य सिंह राजपूत का असिस्टेंट है। तुम जल्दी से आहार्य बेटा को फोन करो ना, वो रोते हुए बोली। हाँ, हमने उन्हें फोन कर दिया है, वो हमें बचा लेंगे, आप फिक्र मत करो। ऋतिक ने झूठ कहा और इंस्पेक्टर के साथ चला गया। वो जानता था ये सब क्यों हो रहा है, शायद इसलिए उसने एक सवाल नहीं किया कि उसे क्यों ले जाया जा रहा है।
आहार्य जंगल के एकदम अंदर आ चुका था, तभी एक ब्लैक कपड़े पहने आदमी सामने से उसके पास आया। बॉस, वो वहां है। ऐश्वर्या को कुछ लोगों ने गड्ढे से बाहर निकाला। वो नींद में थी, आखिर वो रात भर से वहां थी। किसी ने उसके चेहरे पर पानी फेंका तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपने सामने उन दो आदमियों को देखा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहां से निकाला। उन दोनों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ऐश्वर्या जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि उनमें से एक आदमी ने पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। ऐश्वर्या चिल्लाते हुए, जाने दो मुझे। एज यू विश। उसने किसी की आवाज सुनी और उस ओर सर घुमाया। आहार्य को अपने सामने देखते ही उसकी सांस रुक गई। आहार्य को अपनी तरफ कदम बढ़ाता देख उसका खून सूखने लगा। वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए और ज्यादा तेजी से स्ट्रगल करने लगी। जब आहार्य उससे 4 कदम की दूरी पर आकर खड़ा हुआ तो ऐश्वर्या के माथे पर पसीना टपकने लगा। उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। हिम्मत कर, वो चिल्लाई, प्लीज हेल्प, प्लीज कोई मुझे बचाओ। आहार्य को उसकी आवाज सुनकर बेहद नफरत महसूस हुई। ये लड़की जिसका नाम तक उसे याद नहीं था, वो उसकी वाइफ की इस कंडीशन की वजह थी। आहार्य ने अपने दांत पीस लिए। ऐश्वर्या आहार्य को देखते हुए घबराते हुए बोली, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसके लिए तुम जिंदा बचोगी तब न, आहार्य ठंडी आवाज में कहा। ऐश्वर्या उसकी आंखों की चमक देख कांप गई। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहुत शौक है न तुम्हें दूसरों को ड्रग देने का। ऐश्वर्या रोते हुए न में सर हिलाने लगी। प्लीज, आई एम सॉरी। उसके बार बार ऐसा कहने से आहार्य को कल रात का मंजर याद आ रहा था, जब इत्ती उससे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। वो नफरत की आग में जलने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़े उस पैकेट के खोला और उसमें हाथ डालकर एक शीशी बाहर निकाली। उस शीशी को देखते ही ऐश्वर्या की रूह कांप गई। वो तेज तेज रोते हुए बोली, प्लीज डोंट डू दैट। आहार्य उस शीशी को घूरते हुए बोला, डोंट वरी, जो ड्रग तुमने मुझे दिया था ये वो नहीं है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। इसे मैंने अभी बनाया है। इसे तुम पर ट्राई करते हैं, ये सही से वर्क करता है या नहीं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ देन इट्स योर बैड लक। उसने वो शीशी और एक इंजेक्शन अपने पास खड़े गार्ड को दे दिया। जाहिर था वो उसे घटिया लड़की को छूने नहीं वाला था। आहार्य अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए इत्मीनान से बोला, इस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद इंसान अपने सामने वाले इंसान को खाने लगता है। आहार्य ने थोड़ा पोस लिया। और अगर सामने कोई इंसान न हो तो वो इंसान अपने आप को ही खाने लगता है। जो ड्रग तुमने मुझे दिया था ये उसी की तरह है। दोनों ही ड्रग में इंसान को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं। ऐश्वर्या बस स्ट्रगल करती रही और गार्ड ने बेरहमी से इंजेक्शन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ऐश्वर्या की जोरदार चीख उस जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल गार्ड ने दोबारा उसे उस गड्ढे में धक्का दे दिया। ऐश्वर्या जोर की आवाज के साथ मुंह के बल अंदर जा गिरी। उसे तेजी से अपनी बॉडी में कुछ एहसास हो रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और तेज तेज अपने को हाथों पर खुजली करने लगी। आहा! उसे लग रहा था कि कुछ तेजी से उसके जिस्म के हर हिस्से में चुभ रहा था, जो वक्त के साथ साथ और बढ़ने लगा। डू यू फील दैट? उसने सर उठाकर देखा तो आहार्य उसे नफरत से उसे घूर रहा था। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अपनी बॉडी में जलन हो रही है। आई सी कांट टॉलरेट दैट। यू डिजर्व मोर। ऐश्वर्या ने अपने हाथ को देखा और अगले ही पल उसने अपने दांतों से अपने हाथ की स्किन खींच ली। ऐसा करते ही वो दर्द से चिल्लाने लगी। उसे अगले ही पल घिन आई। उसे लगा वो उल्टी कर देगी। ये उसने क्या किया? उसके हाथ की हड्डियां नजर आने लगी। उसके मुंह अपने ही खून से सन गया।
उसे अपने हलक में अपने ही खून का स्वाद आया। अगले ही पल उसने उल्टी कर दी। उसने फिर सर उठाया और रोने लगी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आहार्य एविलिशली बोला, अपने घटिया खून का टेस्ट अच्छा नहीं लगा? ऐश्वर्या के पैर कांपने लगे। वो बैठ गई। इससे अच्छा तो वो अपनी जान ले ले। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई, उसे कुछ नहीं दिखा। वो बेबसी से लेट गई। आहार्य अब और उस घटिया लड़की की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गार्डस की तरफ देखा। जब ये दम तोड़ दे तो उसे यहीं दफना देना, इतना कहकर वो वहां से चला गया। ऐश्वर्या ने मिट्टी को कसकर अपने हाथों में भरा और अपना सर मिट्टी में रगड़ते हुए तड़पने लगी। प्लीज, कोई मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। आह! वो अपनी पूरी जान लगाकर कर चीखी। उसने अपनी गर्दन पर तेज दर्द हुआ। अगले ही पल उसने अपनी गर्दन पर इतनी जोर से खरोचा कि उसकी स्किन उसके हाथ में आ गई। वो पता नहीं ये सब क्यों कर रही थी। जब जब वो बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए ये सब करती, उसे एक नया जख्म मिलता जो और ज्यादा दुखता। इससे अच्छा मुझे मार दो। उसने अपनी खून से सनी उंगलियां देखी और उस खून से अट्रैक्ट होकर अपनी उंगलियां अपने मुंह में लेकर चबाने लगी। उसके जिस्म का हर हिस्सा जख्मी हो गया था। अब तो उसमें इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो उठ सके। उसने महसूस किया उसके इंटरनल ऑर्गन मेल्ट हो रहे थे। उसे अपने पेट में और सर में एक तेज प्रेशर फील होने लगा। गार्डस को भयंकर बदबू आई, लेकिन वो वैसे ही खड़े रहें। एक गार्ड ने टाइम देखा। ऐश्वर्या को ड्रग इंजेक्ट किए 35 मिनट हो गए थे। अगले ही पल उन्होंने आवाज सुनी तो जल्दी से नीचे देखा। ऐश्वर्या का पेट फट गया था और उसके गले हुए इंटेस्टाइन बाहर आ गए थे। अगले 3 मिनट में उसका सर भी ब्लास्ट हो गया। उसके सर में भरा फ्लूइड और उसका ब्रेन चिथड़ों में उड़ गया। दम तो उसने तब ही तोड़ दिया था जब उसका पेट ब्लास्ट हुआ था। गार्ड्स अगले ही पल उस पर मिट्टी डालने लगे, जैसे वो इसी लम्हे के इंतजार में थे। पुलिस स्टेशन के एक लॉकअप में ऋतिक को उल्टा लटकाया गया था। इस वक्त वो हल्की बेहोशी की हालत में था। उसकी पीठ बाजू हर हिस्से में डंडे से मारने के निशान थे, जिनसे खून रिस रहा था। उसके बालों से नीचे फर्श पर जल रही हल्की आग की वजह से पसीना टपक रहा था और उसका जिस्म भी पसीने से तरबतर था जो उसके जख्मों में जलन पैदा कर रहा था। उसके जिस्म का हर हिस्सा अब इस कदर सुन्न पड़ चुका था कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले उसे यहाँ लाया गया और फिर उसे लॉकअप में लाकर उल्टा लटका दिया गया और नीचे हल्की आंच में आग लगा दी गई। और फिर शुरू हुआ टिपिकल फिजिकल टॉर्चर जो अमूमन बड़े मुजरिमों को दिया जाता था। इंस्पेक्टर ने करीब 10 मिनट तक बुरी तरीके से उस पर डंडे बरसाए। न उसने ही एक लफ्ज कहा न ऋतिक ने। अभी भी उसे कोई गिल्ट नहीं था। उसकी नज़र में उसने जो किया वो सही था, बावजूद इसके वो इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ किसी ने उसे नीचे उतारा और वहां बने सीमेंट के बेंच पर लेटा दिया। ऋतिक ने हल्की आंख खोली। धीरे धीरे उसे होश आ रहा था, जिससे उसे अब और ज्यादा दर्द का एहसास होने लगा। करीब 20 मिनट वो आंखें बंद किए लेटा रहा। उसने लॉकअप खुलने की आवाज सुनी तो धीरे से आंखें खोलकर उस ओर देखा। उसकी नजरें धुंधली थी, बावजूद इसके वो पहचान गया वो कौन था। आहार्य उसके सामने आया और साइड रखा पानी से भरा मटका उठकर झटके से सारा पानी उसके चेहरे पर फेंका और मटका छोड़ दिया। चंद पलों में मटका टुकड़ों में बिखर गया। चेहरे पर पानी पड़ने से ऋतिक और ज्यादा सेंसेस में लौटा। उसे आहार्य को नफरत से घुली आवाज आई, आखिर तुमने अपना बदला ले ही लिया हम्मम? इसी वक्त के इंतजार में थे न तुम? और जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने मेरी कमजोरी पर वार कर दिया। उसके लफ्ज बहुत कड़वे थे, जो ऋतिक को बहुत चुभे। उसने अपनी कमजोर आवाज में आखिर कुछ कहा, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? वो धीरे से तकलीफ में हंसा। आहार्य ने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को कस कर पकड़ा। ऋतिक जो पहले ही दर्द में था, उसकी तकलीफ में इजाफा हो गया। आहार्य उसका सर ऊपर करते हुए नफरत भरे लहजे में बोला, गलत क्या सोचा मैंने?
7 साल पहले तुम इसी मकसद से तो आए थे। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारे डैड की मौत का जिम्मेदार हूँ। तुम मुझे बर्बाद करने आए थे, एक्चुअली नहीं। तुम तो उस मोहिनी सिंह का मोहरा थे और अब भी हो। आखिर तुमने उसके प्लान को सक्सेसफुल बना ही दिया। आहार्य ने झटके से उसे छोड़ा तो ऋतिक का सर दीवार पर जा लगा। ऋतिक ने अपना सर पकड़ा और उसे देखते हुए हर्टफुल वॉइस में बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी लॉयल्टी पर शक करेंगे। हाँ, उस वक्त मेरा यही मकसद था, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाए थे। ये भी सच है कि मैं आपको डिस्ट्रॉय करने के मकसद से आया था। उस वक्त आप सब जानते थे, फिर भी आपने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया। मैंने कई बार प्लानिंग की जिससे आपकी बदनामी हुई। आप सब जानते थे, फिर भी आपने मुझे सब करने दिया। आप चाहते तो पहले ही दिन मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते थे। आखिर उस वक्त में कुछ नहीं था, लेकिन आपने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दिया। मैंने भी इन 7 सालों में पूरी शिद्दत से अपनी लॉयल्टी निभाई। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। लेकिन आज आपने जो कहा, इट्स रियली हर्टिंग। इतना दर्द तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब वो इंस्पेक्टर मुझे टॉर्चर कर रहा था। दर्द? हर्ट? आहार्य ने अपने दांत पीस लिए। जो कल तुमने किया उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं लाइफ टाइम रिग्रेट में रहूंगा। मैंने उसे तकलीफ दी जिसकी सैडनेस भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। वो चिल्ला उठा। उसके इमोशंस बेकाबू थे। एंड यू नो, तुम मेरी हर फीलिंग्स से वाकिफ थे, फिर भी तुमने ऐसा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मैं आपको मरते हुए कैसे देखता? आहार्य का हाथ उसके चेहरे से करीब से गुजरा और उसने तेजी से दीवार पर पंच किया। अगर मैं मर रहा था तो मरने देते। उसे तकलीफ देने से अच्छा मैं मर ही जाता। अभी जिंदा रहकर मैं हर सेकंड मर रहा हूँ। इस वक्त मैं मरने से भी वर्स्ट कंडीशन में हूँ। मैं उसे फेस नहीं कर पा रहा, उससे नजरें नहीं मिला पा रहा। मुझे डर है कि वो मुझे माफ करेगी या नहीं। अगर वो माफ कर भी दे, लेकिन मैं कभी इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाऊंगा। उसने ऋतिक का कॉलर पकड़ा और उसे हिलाते हुए चिल्लाया, तुम्हारे साथ क्या गलत किया था उसने? तुम्हारी औकात नहीं थी। उसने तुम्हें अपने भाई का दर्जा दिया था और तुमने क्या किया? उस पर जरा भी तरस नहीं खाया। आपने उनके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनका भी कुछ फर्ज बनता है। वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा था। आहार्य ने गुस्से से उसे झटक दिया। लॉकअप की कम रोशनी में ऋतिक ने उसकी आंखें देखी जो तकलीफ में डूबी हुई थी। ऐश्वर्या को उसने सिर्फ मौत दी, न उसकी कुछ सुनी न अपनी नफरत जाहिर की। लेकिन ऋतिक के सामने वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। वो इस पल किस कदर खौफजदा था, कितने गिल्ट में था। उसके ज़हन में इमोशंस का सैलाब उमड़ रहा था। डर, गिल्ट, तकलीफ, गुस्सा उसे अंदर से मार रहे थे। किसी ने बदला लिया, किसी ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन इन सब में उसका रिश्ता खराब हो गया। उसे जिंदगी भर का गिल्ट मिल गया। आहार्य ने बोलना बंद कर दिया। बार उसकी गुस्से और घुटन से भरी सांसें लॉकअप की खामोशी तोड़ रही थी। ऋतिक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही आहार्य जाने के लिए पलट गया। आई विल श्योर तुम यहां से कभी बाहर न आ पाओ। दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला गया। आहार्य की बात सुनकर ऋतिक को बहुत तकलीफ पहुंची। यानी अब वो उसका असिस्टेंट नहीं रहा। तकलीफ लाजमी थी। 7 साल 7 साल तक उसने आहार्य के साथ काम किया था। वो तब से उसके साथ था जब आहार्य ने सब शुरुआत की थी। वो शायद वाहिद इंसान था जो उसके हर राज, उसके हर रंग, उसकी हर फितरत से वाकिफ था। आहार्य ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाए तो उसने भी किसी के सामने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था। वो ही उसका वाहिद दोस्त था, वो ही उसका इकलौता भाई, उसका राजदार। उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ऋतिक की आंखों में तेजी से नमी भर आई। पहली बार उसे इत्ती पर गुस्सा सा आया। गौरी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने आहार्य से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस तक पहुंच न सकी। मजबूरन उन्होंने सिंह फैमिली से मदद मांगी। तेज सिंह जी ने अपनी पूरी पावर लगा दी, लेकिन ऋतिक को जेल से नहीं निकाल पाए। यहां तक कि किसी को ऋतिक से मिलने तक नहीं दिया गया। सिंह फैमिली तक आहार्य से कांटेक्ट नहीं कर पाई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो है कहाँ। गौरी जी के बाद कोई सबसे ज्यादा तकलीफ में था तो मौनी।
उसने इत्ती को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ था। इत्ती ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सूखी थी। इत्ती को होश में आता देख प्रेगती जल्दी से उसके सर को सहलाते हुए बोली, तुम्हें होश आ गया? ये कहते हुए उसकी आवाज नम थी। इत्ती ने उसे देखा और कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे उसके ज़हन में वो मंजर ताज़ा हुआ तो उसने जल्दी से प्रेगती का हाथ पकड़ लिया। प्रेगती उसका सर सहलाते हुए बोली, हाँ, मैं यही हूँ, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? जवाब देने की जगह इत्ती ने पूरे वार्ड में नजरें घुमाई। उसकी आंखें किसी को खोज रही थी। जब उसकी आंखों को वो न मिला तो उसकी आंखें उदासी में डूब गई। प्रेगती ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और प्यार से बोली, अपनी भाभी सा को नहीं बताओगी क्या हुआ? तुम तो मुझे सब बताती हो ना, प्लीज बताओ। प्रेगती का गला तकलीफ से भराया। इत्ती का दिमाग अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया था। हाँ, लेकिन सुबह के मुकाबले अब वो कुछ कुछ सोच पा रही थी, वरना सुबह तो उसे सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अब आहार्य को देखना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी आखिर वो सब क्या था, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो तो था ही नहीं। वो क्यों नहीं था? इस वक्त तो उसे उसके साथ, उसके पास होना चाहिए था। आखिर इत्ती को इस वक्त उसकी बहुत जरूरत थी। उसका दिल भारी हो गया और आंखें तेजी से बहने लगी। तुम रो क्यों रही हो? प्रेगती पैनिक करने लगी। इत्ती बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। उसके दिमाग में बहुत सवाल, बहुत बातें थी जिसे वो लफ्जों में बयां करना चाहती थी लेकिन कुछ न कहने की वजह से वो बुरी तरह से घुटकर और ज्यादा रोने लगी। उसने डोर खुलने की आवाज सुनी। उसने जल्दी से उस ओर देखा। उसका धड़कता दिल ठंडा पड़ गया और आंखों में जो कुछ वक्त पहले चमक आई थी वो गायब हो गई। डॉक्टर उसके करीब आई। शुक्र है आपको होश आ गया। इत्ती ने अपने होंठ खोले लेकिन वहीं था, कुछ कह न सकी। डॉक्टर कामली उसका सर सहलाते हुए बोली, ठीक है, खुद को इतना प्रेशर मत दीजिए, आपकी आवाज टेम्पररी चली गई है। इत्ती ने ये सुना तो उसकी पलकें परेशानी से तेजी से झपकने लगी। प्रेगती शौक होते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हैं आप? डॉक्टर का अंदाज अभी भी काम था। डोंट वरी, ये टेम्पररी है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर उन्होंने इत्ती की ड्रिप चेंज की और वहां से चली गई। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। प्रेगती इत्ती के सर पर हाथ रखते हुए बोली, फिर जल्दी डॉक्टर के पीछे चली गई। हॉस्पिटल के बाहर आहार्य काफी देर तक अपनी कार में बैठा था। आज उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इत्ती को फेस करे। उसका दिल उसे देखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए तड़प रहा था लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। शायद उसकी शर्मिंदगी, उसका गिल्ट। इस वक्त अपना सर सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद किए वो एकदम खामोश था। उसका चेहरा जितना खामोश था अंदर से वो उतना ही तबाह था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल और कुछ थकी हुई थी। उसका हैंडसम चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया था। आखिर उसने एक गहरी सांस ली और कार से बाहर आ गया। प्रेगती जब वापस वार्ड में आई उस वक्त वो बेहद गुस्से में थी, साथ ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो कांपते हुए बोली, उन्होंने तुम्हारे साथ ये? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। इत्ती का उतरा हुआ चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज जाने की वजह से वो मजबूर थी। उसने प्रेगती का हाथ पकड़ा लेकिन प्रेगती इस वक्त बेहद गुस्से में थी। कोई इतना घाटिया कैसे हो सकता है? अपनी वाइफ, तुम्हारे साथ वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अभी हम वापस जाएंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल उस घाटिया इंसान के साथ नहीं रहने दूंगी। प्रेगती ने आहार्य के बारे में बहुत बुरा भला कहा, जिसे सुनकर इत्ती का खून खोल गया। वो प्रेगती को बहुत कुछ सुनाना चाहती थी। आखिर वो ऐसे कैसे उसके हस्बैंड के लिए ऐसा कह सकती हैं? लेकिन वो बोल नहीं पाई, बस घुटती रह गई। गुस्से और प्रेशर से उसका सर दुखने लगा। उसने प्रेगती का हाथ छोड़ा और फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त वो इतनी कमजोर थी कि उठ भी नहीं सकती थी।
बाद में जरूर मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी। उसने सोचा। डोर एक बार फिर खुला। इत्ती ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे लगा जरूर इस बार भी कोई डॉक्टर या नर्स होगी। प्रेक्ति ने एक नज़र उस ओर देखा। पहले तो वो थोड़ा हैरान हुई, अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। आहार्य डोर पकड़कर कुछ पल खड़ा रहा। उसके चेहरे से लग रहा था उसने सब सुन लिया था। उसने इत्ती को देखा जिसकी आंखें बंद थी। वो बस खामोशी से ये सब सुनती रही। यानी उसकी नज़र में भी वो एक घटिया इंसान था। उसे प्रेक्ति की बात का जरा बराबर बुरा नहीं लगा, लेकिन इत्ती की ये बेफिक्री। इत्ती को लेकर वो हमेशा से बहुत सेंसिटिव था। उसकी हर छोटी से छोटी बात से उसे बहुत फर्क पड़ता था। भले वो गलत था, कहीं न कहीं वो चाहता था इत्ती उसके लिए स्टैंड लें। आखिर वो उससे प्यार करती थी। लेकिन उसकी बेफिक्र देख आहार्य का दिल जख्मी हो गया। उसकी पकड़ दरवाजे के हैंडल पर कस गई। जाहिर था उसने इत्ती को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। साथ ही उसकी बची कुची हिम्मत भी टूट गई। दिल ही दिल में उसने एक फैसला लिया। इतनी घटिया हरकत करने के बाद अब आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रेक्ति गुस्से से बोली। इत्ती ने जल्दी से अपनी आंख खोलकर उस ओर देखा। उसका दिल घबरा भी रहा था, लेकिन आहार्य को देखकर उसकी आंखों को सुकून मिला। वो कब से उसे देखना चाहती थी। बेहद जरूरत थी उसे आहार्य की। उसे आदत थी जब भी वो उससे नाराज होती थी तो उसे अपना पास नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं वो चाहती थी वो उसके पास हो, उसे मनाए। और वो होता था हमेशा, जब तक वो मान नहीं जाती वो उसे मनाता। लेकिन ये पहली दफा था जब वो नहीं था, और ये पहली बार था जब वो उसे शिद्दत से चाहती थी। इत्ती सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। लेकिन आहार्य, वो उसे नहीं देख रहा था। उसकी नजरें तो कहीं और थी। वो उससे अपनी नजरें बचा रहा था। चले जाइए आप यहां से। प्रेक्ति कुछ कदम आगे आए, जिससे इत्ती अब आहार्य को नहीं देख पा रही थी। न वो बोल सकती थी न उठ सकती थी। बेचैनी से उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। आहार्य ने प्रेक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भारी कदमों से इत्ती के करीब आया और बेड पर उसके नजदीक खड़ा हो गया। इस पल भी वो उसे नहीं देख रहा था। इत्ती उसे देखते हुए बेआवाज रोने लगी। आहार्य प्रेक्ति को देखते हुए भारी लहजे में बोला, मैंने सब अरेंज कर दिया है, इसे अपने साथ ले जाओ। इत्ती ने सुना तो जल्दी से आहार्य का हाथ पकड़ बेबसी से नमे सर हिलाने लगीं। आहार्य को कुछ फील हुआ। उसने इत्ती के हाथ को देखा, खासकर उसके नाखूनों को जो टूटे हुए थे। कल तक उसके नाखून कितने खूबसूरत हुआ करते थे, और उनका रिश्ता भी। आहार्य को एक बार फिर अपनी बेरहमी याद आई और वो घुटने लगा। अगले ही पल उसने इत्ती के हाथ को अपने हाथ से हटाकर आहिस्ता से बेड पर रख दिया। उसकी इस हरकत से इत्ती को बहुत बुरा लगा। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिनों के लिए पेरिस जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी के साथ चली जाओ। वैसे भी मुझ जैसे घटिया इंसान के साथ रहोगी तो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगी। उसने ठंडी सी आवाज में बिना उसे देखे कहा, और अगले ही पल तेज कदमों के साथ वार्ड से निकल गया। इत्ती बस आंसू भरी आंखों से उसे देखते रह गई। आहार्य की बातें और उसके ऐसे जाने से उसका दिल टूट गया। प्रेक्ति इत्ती के पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सुना तुमने? तुम इस हालत में हो और तुम्हारे सो कॉल पति को डील की पड़ी है। प्रेक्ति का दिल कड़वा हो गया। कितनी नाजों से उन्होंने इत्ती को पाला था, फिर उसकी शादी की, और आज वो इस हाल में थी जिसका तसव्वुर उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं किया था। इत्ती ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो बस बेआवाज रो रही थी। बार बार आहार्य का बिहेवियर सोचकर दिल दिमाग फट रहा था। काफी देर तक वो बहुत कुछ सोचती रही। प्रेक्ति उससे लगातार बातें किए जा रही थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। ज्यादा मत सोचो। इत्ती 2 दिन हॉस्पिटल में रही। उसे पूरी उम्मीद थी आहार्य जरूर उससे मिलने आएगा, लेकिन वो नहीं आया, जिससे इत्ती नाउम्मीद हो गई। डॉक्टर इत्ती को चेक कर उसके वार्ड से निकली। ये रात का वक्त था। उनकी नजर आहार्य पर गई, जो दीवार पर टिक कर खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसकी हालत अब और ज्यादा बिखरी हुई थी।
उसके कपड़े भी वही 2 दिन पहले वाले थे। 2 दिन से वो रात के वक्त आता, सारी रात ऐसे ही खड़ा रहता और सुबह होते ही चला जाता। डॉक्टर ने पास में नो स्मोकिंग का बोर्ड देखा जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आहार्य ने अपनी सिगरेट बड़ को अपनी उंगली से मसल दिया और सीधा खड़ा होकर अपना वही सवाल दोहराया, अब वो कैसी हैं? वो तो ठीक है, लेकिन आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपको माइग्रेन है, ऐसे स्ट्रेस लेंगे तो। That's none of your business, उसने सामने देखते हुए ठंडेपन से कहा और एक और सिगरेट जला ली। डॉक्टर ने एक पल उसे देखा और वहां से चली गई। सुबह होते ही आहार्य वहां से चला गया। अगले दिन इत्ती भी प्रेक्ति के मनाने पर नाउम्मीद होकर उसके साथ सिरोही आ गई। इस वक्त इत्ती अपने कमरे में लेटी थी। उसने प्रेक्ति से रिक्वेस्ट की थी कि वो किसी को इस बारे में न बताए, शिवाय को भी नहीं। गनीमत थी कि शिवाय कुछ काम से आउट ऑफ कंट्री गया था। प्रेक्ति ने कुछ सोचकर उसकी बात मान ली। उसने घर वालों से इतना कहा कि उसका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था और उस वक्त शोक से उसकी आवाज चली गई। इत्ती यहाँ आना चाहती थी तो वो उसे ले आई। उस एक लम्हे सब इतना पैनिक कर गए थे, अगर उन्हें असली वजह पता होती तो शायद गजब आ जाता। इत्ती को यहाँ आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन वो किसी से कुछ खास बात नहीं करती। ज्यादातर वक्त वो अपने रूम में ही रहकर कुछ सोचती रहती थी। रात का वक्त था। वो अपने रूम में आंखें बंद किए लेटी थी, वो सो नहीं रही थी। दिल उसका किसी लम्हे के इंतजार में थी। उसे किसी आहट का एहसास हुआ तो उसकी सांसें रुक गई, दिल बगावत पर उतर आया। उसने ब्लैंकेट को कस कर पकड़ा और खुद को कंट्रोल किया। रूम में अंधेरा और खामोशी थी। आंखें बंद किए भी उसे अपने चेहरे पर किसी की परछाई फील हुई, फिर एहसास हुआ कोई उसके बहुत नजदीक था। ये खुशबू, कब से वो इसी का इंतजार कर रही थी। उसने आंखें बंद की और उसकी सांसें फील करने लगी। आहार्य इत्ती के करीब बेड के नीचे बैठ गया। वो बस उसे देखता था और इत्ती उसे फील करती रही। उसने सोचा था कुछ वक्त उसे स्पेस देगा, लेकिन उससे नहीं हुआ। बात कुछ वक्त की थी, लेकिन उससे नहीं हुआ। वो नहीं बर्दाश्त कर पाता था उससे दूरी। 2 दिन से वो रोज रात को यहाँ आ रहा था। पूरा दिन वो इस लम्हे का वेट करता था कि वो उसके पास आए, उसे देखे, उसकी करीबी महसूस करें। वो उसका सुकून थी, उसकी आदत, उसकी वाइफ जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करता था। घंटों गुजर गए, सुबह होने को थी जब वो उठा। उसने इत्ती का ब्लैंकेट ठीक किया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसके मुड़ते ही इत्ती ने आंखें खोली और उसे सुबह की हल्की रोशनी में देखा। कुछ ही दिनों में वो कितना कमजोर हो गया था। जब वो चला गया तो इत्ती उठकर बैठ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसने कंट्रोल किया। आप बहुत बुरे हैं, सच में। जब मेरे बिना रह नहीं सकते तो लेने क्यों नहीं आते? आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, तो इस बार क्या हुआ? उसने मन ही मन कहा। तभी उसके रूम का डोर खुला और प्रेक्ति अंदर आते हुए बोली, तुम फिर रो रही हो? इत्ती ने नजरें उठाकर उसे देखते हुए नमे सर हिला दिया। क्या सोचा है तुमने? वो उसके करीब आकर बैठ गई। इत्ती ने इशारे से पूछा, किस बारे में? डाइवोर्स के बारे में। मैं ज्यादा दिन तक सबसे ये छुपा नहीं सकती, न तुम्हें इस हाल में देख सकती हूँ। तुम्हें मालूम है, जब मैं तुम्हारा उदास चेहरा देखती हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। बाकी सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं, भले उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें सब दिखता है, तुम्हारी उदासी। 2 दिन में शिवाय आ जाएंगे, वो तो सब समझ जाएंगे। इत्ती ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर उसके हाथ से उसका फोन लेकर कुछ टाइप करने लगी। कुछ देर तक उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चली और फिर उसने फोन प्रेक्ति को थमा दिया। प्रेक्ति ने एक नज़र उसे देखा, फिर फोन स्क्रीन को देखते हुए उसका लिखा पढ़ना शुरू किया। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं उन्हें डाइवोर्स दूंगी? नेवर, कभी नहीं। उस दिन जो आपने हॉस्पिटल में कहा उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो घटिया इंसान नहीं है, समझी आप, और वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी एक गलती पर पिछली बातें भूल जाऊं? उन्होंने अब तक मुझे कितना प्यार दिया है, मेरा कितना ख्याल रखा है।
मैं उन्हें क्यों छोड़ूं? जो हुआ उसके लिए, जिसकी वजह भी मुझे नहीं पता। मैं स्टूपिड हूं बट इतनी भी नहीं कि बिना सच जाने अपने इतने अच्छे रिश्ते को खराब कर लूं। मेरे सैड होने की वजह वो है इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। मैं दुखी हूं उन्हें इस तरह टूटा हुआ देखकर। मैंने उन्हें हंसते हुए देखा है, गुस्से में देखा है, अपनी हरकतों से इरिटेट होते हुए देखा है, लेकिन कभी इस तरह से टूटा हुआ नहीं देखा। मैं पूरा दिन जब उनकी उदास प्रेजेंस को फील करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं उन्हें इस तरह हारा हुआ नहीं देख सकती। परसों मैंने उनके लेफ्ट हैंड में चोट देखी थी, कल उनके राइट हैंड में। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सिर्फ उन्हें ऐसे फील नहीं कर सकती। मुझे उनकी पहले वाली इम्पोर्टेंस चाहिए, उनका पहले वाला प्राउड वापस चाहिए। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, हाँ। उसके बाद उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी आहार्य सिंह राजपूत को इग्नोर करने की। ये सब पढ़ते हुए प्रेगती की आंखें आंसुओं से भर गई और होंठों पर मुस्कान खिलाई। उसने अचानक ही इत्ती की गले से लगाकर सुबकते हुए कहा, रियली प्राउड ऑफ यू। पता है, सब कहते हैं कि तुम बहुत जिद्दी और बेवकूफ हो, किसी चीज को हैंडल नहीं कर सकती, बट आई नो मेरी ननद बहुत समझदार है जो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती हैं। उसने इत्ती के बालों पर किस किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, वेल मुझे पता था कि जरूर कोई बात है। इत्ती उसे हैरानी से देखने लगी तो उसने आगे कहा, मम, जब मैं डॉक्टर से बात करने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा। वो झिझक गई। तुम्हारी इस हालत की वजह। मैं बहुत गुस्से में आ गई थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। आहार्य को वो बहुत वक्त से जानती हैं, और ये भी जब शादी के दूसरे दिन वो तुम्हें चेकअप के लिए लेकर गए थे। उसकी बात सुनकर इत्ती को 2 दिन बाद थोड़ा सुकून महसूस हुआ। वरना तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता चले किसी ने तुम्हारे साथ ये किया सब किया है तो मैं ऐसे चुप रहती? मैं उसके सामने आते ही उसकी जान ले लेती, चाहे बाद में तुम मुझसे नफरत ही क्यों न करती। और ऐसे घरवालों से इतनी बड़ी बात छुपाती कभी नहीं। आई लव यू दैट मच कि तुम्हें तकलीफ देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ, चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड ही क्यों न हो। आई डोंट केयर। इत्ती ने उसकी आखिरी लाइन पर उसे गुस्से से देखा, फिर आगे बढ़कर उसके गले से लग गई। उसने हाथों से हर्ट का साइन बनाकर उसे आई लव यू टू कहा तो प्रेगती हंसते हुए बोली, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए साइन लैंग्वेज की कुछ बुक्स ले आऊं। कुछ देर बाद प्रेगती उसके लिए खाना लेने चली गई। इत्ती के हाथ में प्रेगती का फोन था। उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके दिमाग में ऋतिक का ख्याल आया। हाँ, जरूर उन्हें सब पता होगा, आखिर वो पूरा वक्त उनके साथ ही रहते हैं। उसने खुद से कहा। इत्ती ने चेक किया, उसमें ऋतिक का नंबर नहीं था। होता भी कैसे, ये प्रेगती का फोन जो था, और ना उसे ऋतिक का नंबर याद था। ऋतिक का क्या, उसे तो अपना खुद का नंबर भी याद नहीं था। उसे सिर्फ अपने बाबा सा का नंबर याद था। उसके बाद उसने बहुत मुश्किल से आहार्य के कहने पर उसका नंबर याद किया था। इत्ती ने फोन साइड रखा और फ्रस्ट्रेट होकर लेट गई। प्रेगती जब खाना लेकर उसके रूम में आई तो उसे ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? इत्ती ने फोन में टाइप का उसे सारी बात बताई। अम्मम, क्यों न तुम मौनी को कॉल करके उसका नंबर ले लो, मेरे पास मौनी का नंबर है। प्रेगती की बात सुनकर इत्ती जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने मौनी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद मौनी ने कॉल पिक किया और बहुत ही बुझी हुई आवाज में हेलो कहा। इत्ती ने मुंह खोला लेकिन कुछ कह न सकी। उसे अपनी आवाज का ख्याल आया। प्रेगती ने उसकी परेशानी समझकर उससे फोन ले लिया। हेलो मौनी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रेगती भाभी। मौनी ने स्क्रीन सामने कर नंबर देखा क्योंकि बिना देखे कॉल पिक किया था। हाँ, मौनी रुंधे गले से बोली, आपको पता है भाभी सा कहाँ है? न उनका कॉल लग रहा है न कुछ। रिलैक्स, वो मेरे सामने है। प्रेगती ने इत्ती को देखते हुए जवाब दिया। मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज आप उन्हें फोन दीजिए।
मौनी जो बेड पर बैठी थी वो झटके सी उठकर खड़ी हो गई। सॉरी। वो बात नहीं कर सकती, वो बोल नहीं सकती, उसकी आवाज चली गई है। क्या बट कैसे? वो कैसी हैं? मौनी चौंकते हुए बोली। वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे ऋतिक का नंबर चाहिए, इट्स अर्जेंट। ऋतिक का नाम सुनते ही मौनी रोने लगी। प्रगति ने कॉल स्पीकर पर किया। वो ऋतिक वो जेल में है, कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। What? बट क्यों? प्रेगती हैरानी से बोली। इत्ती ने टेंशन से प्रेगती का हाथ पकड़ लिया। डोंट नो, 4 दिन से वो जेल में है। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने सिंह कॉरपोरेशन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक की है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने कितनी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई सा उन्हें जेल से निकाल सकते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। उनका कॉल भी बंद आ रहा है। भाभी सा को तो पता होगा न वो कहाँ है। प्लीज उनसे बोलिए वो भाई सा से बात करें। वो बिफर बिफर कर रोते हुए बोली। इत्ती उसकी सारी बात सुनकर एकदम हैरान हो गई। आखिर ऋतिक जेल में था और आहार्य ने कुछ नहीं किया, उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। तुम रो नहीं, ठीक है। इत्ती जमाई सा से बात करेगी। कुछ देर उसे समझाने के बाद प्रेगती ने कॉल कट कर दिया। उसने इत्ती के देखा जो बहुत परेशान थी। इत्ती ने उसका फोन लिया और टाइप किया, मुझे जाना है। कहाँ? इत्ती ने फिर टाइप किया, सब सॉल्व करने। प्रेगती ने सोचकर हाँ में सर हिला दिया। आहार्य की कार इस वक्त पहाड़ के दम एज पर खड़ी थी। आहार्य कार के आगे वाले हिस्से पर टिककर शर्टलेस जमीन पर बैठा था। इस वक्त राजस्थान में शदीद गर्मी थी। आहार्य जहां बैठा था वो जमीन तप रही थी। दिन का वक्त था, सूरज एकदम नजदीक था। गर्मी से उसका जिस्म लाल पड़ गया था और पसीने से बुरी तरह से तर था। बावजूद इस तकलीफ के वो लगातार शराब पिए जा रहा था, जिससे उसका जिस्म बुरी तरह से जलने लगा। उसके जिस्म की शदीद तकलीफ भी उसके जहन की तकलीफ को कम नहीं कर पा रही थी। वो कितनी भी कोशिश करता, लेकिन उस रात के मंजर को भूल नहीं पा रहा था। जैसे इन कुछ दिनों में वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। जैसे ही वो उन सभी चीजों को याद करता खुद को एक नई तकलीफ देता। उसके अपर बॉडी पर कई चोटें थी और दोनों हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ से शराब की बोतल छूट गई और उसने कार से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। शाम का वक्त था जब इत्ती जयपुर पहुंची। पैलेस जाने की जगह वो पुलिस स्टेशन गई। देखिए मैम, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं मिस्टर सिंह की इजाज़त के बिना उन्हें नहीं छोड़ सकता। उन्हें बैल देने के लिए भी मुझे उनके साइन चाहिए या सिंह कॉरपोरेशन का ऑफिशियल स्टैंप। सीनियर इंस्पेक्टर ने बहुत ही इज्जत से उसे सब समझाया। वो बहुत ख्याल रख रहा था कि वो उसकी जरा भी डिसरिस्पेक्ट न करें। उसकी बात सुनकर इत्ती ने प्रेगती को परेशानी से देखा और चेयर से उठ गई। अचानक ही उसे कुछ ध्यान आया। हाँ, स्टैंप, इसके बारे में आहार्य ने उसे बताया था। आखिर वो उससे कुछ नहीं छुपाता था। ये स्टैंप सिर्फ वही यूज कर सकता था। इसका डिजाइन उसकी कंपनी का लोगो था। ये उसके सीक्रेट लॉकअप में था। जाहिर था ये किसी गलत हाथ लगा तो प्रॉब्लम हो सकती थी। इत्ती ने जल्दी से प्रेगती का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चली गई। इत्ती उसी सीक्रेट लिफ्ट से आहार्य के ऑफिस कैबिन में आई जिससे वो हमेशा आती थी। उसने चारों ओर देखा, कैबिन बिखरा हुआ था। उसे मौनी की बात याद आई। वो काफी दिन से न ऑफिस गया था न घर आया। इत्ती जल्दी से कैबिन में बने रूम में गई और बेड के करीब जाकर बेड के हेडरेस्ट को नीचे किया, जो आसानी से नीचे हो गया। वहां एक छोटा सा डिजिटल लॉकअप था। इत्ती ने पासवर्ड एंटर किया तो वो आसानी से खुल गया। आहार्य ने अलावा वो वाहिद इंसान थी जिसे पासवर्ड पता था, जो आहार्य ने खुद उसे बताया था। वहां कुछ चीजें थी जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। इत्ती ने हाथ बढ़ाकर स्टैंप उठाया। वो लॉकअप बंद करने वाली थी कि उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। इत्ती ने क्यूरियसली उसे उठाया। वो एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। इत्ती के नजरें तस्वीर में उन 2 लोगों पर टिक गई, एक औरत और एक छोटा बच्चा।
इत्ती उस बच्चे को आसानी से पहचान गई। वो आहार्य था, जो फोटो में काफी पतला दुबला था। फोटो में वो उस औरत का पल्लू पकड़कर कुछ घबराया सा खड़ा था। लेकिन ये औरत कौन थी? इत्ती ने फोटो को पलटा तो पीछे एक डेट लिखी थी। न जाने क्या सोचकर उसने फोटो अपने पास रख लिया और लॉकअप बंद करके हेडरेस्ट को ऊपर कर दिया। आहार्य इस वक्त एक कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ था। उसी कब्र के बराबर में 2 और कब्रें थी। उन कब्रों से काफी दूरी तक पेड़ पौधे फैले हुए थे। देखने पर यह कोई कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 कब्रें थी। आहार्य ने धीरे से कब्र की मिट्टी को छुआ। मॉम,